हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाई आर के सर में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए डेली साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाते हैं, तो जिसमें हमारी 11 क्लासें हो चुकी हैं और अगली क्लास को लेकर हम आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास उत्कर्ष के नोट्स से हम आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो भी साथी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो साइकोलॉजी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न की यह क्लास जरूर देखें, और जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को, क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। क्या पूछा गया है? प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गेट्स का है, ऑप्शन नंबर 2 है कॉल्विन का है, ऑप्शन नंबर 2 है सी स्किनर का है, ऑप्शन नंबर 4 है प्रेसी का है। तो प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? गेट्स का है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। तो कोई बालक सीखना कब शुरू करता है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है जब वह बोलना शुरू करता है, ऑप्शन नंबर 3 जब वह घर से बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर 4 अपने जन्म से ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी जब बालक अपने जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, समता के विकास का दूसरा नाम है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। समता के विकास का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुभव है, ऑप्शन नंबर 2 है परिपक्वता है, ऑप्शन नंबर 3 है शारीरिक विकास है, ऑप्शन नंबर 4 है कौशल विकास है। तो समता के विकास का दूसरा नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कौशल का विकास है, यानी क्षमता के आधार पर कौशल का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर सवाल, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्यचर्या केंद्रित, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर 3 है बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर 4 है विषय केंद्रित। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया प्यारे विद्यार्थियों? बाल केंद्रित बना दिया। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया प्यारे विद्यार्थियों? बाल केंद्रित बना दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? निम्नलिखित में से कौन से रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे और शिक्षक में संबंध, ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे और समाज में संबंध, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षक और विषय में संबंध, ऑप्शन नंबर 4 है विषय और बच्चे में संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट उत्तर। प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। तो ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 है व्यवहार में स्थिरता, ऑप्शन नंबर 3 है अस्थिरता की समस्या, ऑप्शन नंबर 4 है संवेगात्मक समस्या। तो किशोरावस्था का कौन सा लक्षण नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? व्यवहार में स्थिरता, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में। ऑप्शन नंबर 2 है बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों के चरित्र निर्माण में। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है इन सभी, यानी बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में करता है, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन नंबर 2 है उपचारात्मक विधि। ऑप्शन नंबर 3 है आत्मनिरीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर 4 है निरीक्षण विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? आत्मनिरीक्षण विधि, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसमें मूलवर्ती संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। किसमें मूलवर्ती संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पलायन, भय, संवेदना, आश्चर्य, युद्ध प्रियता, क्रोध, अप्रियता, घृणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 यानी संवेदना और आश्चर्य मूलवर्ती संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, संवेद जो सामान्यतः सुख देता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। संवेद जो सामान्यतः सुख देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है करुणा। ऑप्शन नंबर 2 है एकांकीपन। ऑप्शन नंबर 3 है भूख। ऑप्शन नंबर 4 है आत्माभिमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी आत्माभिमान संवेद जो सामान्यतः सुख देता है। किसका सुख देता है? आत्म अभिमान का सुख देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं जो काफी बार पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सभी प्रश्न। तो काफी इंपोर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आदर। ऑप्शन नंबर 2 है निवास स्थान। ऑप्शन नंबर 3 है पशु। ऑप्शन नंबर 4 है क्रोध। तो इनमें से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? आदर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर सवाल। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सक्रिय सहानुभूति का। ऑप्शन नंबर 2 है निष्क्रिय सहानुभूति। ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्तिगत सहानुभूति। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना व्यक्ति किसका उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों? निष्क्रिय सहानुभूति का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 14 नंबर सवाल। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? काफी अच्छा सवाल है। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। ऑप्शन नंबर 2 है वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 3 है परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? यानी विकास के परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 15 नंबर सवाल। स्टैनले हॉल के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 है किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 2 है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ऑप्शन नंबर 3 है किशोरावस्था एक जवार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 4 है किशोरावस्था बचपन से ही परिपक्वता की ओर गमन करती है। तो स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम
30 महत्वपूर्ण साइकोलॉजी के प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर दो है मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर 3 है समूह का महत्व, ऑप्शन नंबर 4 है तीव्र समायोजन। तो निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? तीव्र समायोजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर सवाल, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के संवेगात्मक विकास को, ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे के शारीरिक विकास को, ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे की संकल्प शक्ति को, ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे के आत्मविश्वास को। तो थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से किसको प्रभावित करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो थकावट और बीमारी जैसे कारक किसको प्रभावित करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर सवाल, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर 1 है वुडवर्थ ने कहा था, ऑप्शन नंबर 2 है थॉर्नडाइक ने कहा था, ऑप्शन नंबर 3 है मॉर्गन ने कहा था, ऑप्शन नंबर 4 है क्रॉनबेक ने कहा था। तो सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? काफ़ी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सीखना कुछ नया करना है, ऑप्शन नंबर 2 है सीखना अनुभवों का संगठन होता है, ऑप्शन नंबर 3 है सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 है सीखने की असफलताओं कारण समझने की असफलताएं हैं। तो सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? यानी जो थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम का नियम दिया गया है, ये चारों ऑप्शनों में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उपयोग का नियम, ऑप्शन नंबर 2 है अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर 3 है आत्मीकरण का नियम, ऑप्शन नंबर 4 है मनोवृत्ति का नियम। तो थॉर्नडाइक का नियम कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? अभ्यास का नियम। यानी अधिगम के संबंध में थॉर्नडाइक के द्वारा कौन सा नियम दिया गया है? अभ्यास का नियम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? काफी अच्छा सवाल है ये भी प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रेरणा का अभाव, ऑप्शन नंबर 2 है जीवन से न जोड़ना, ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम परिस्थिति, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? अधिगम की परिस्थिति नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर सवाल, कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? ऑप्शन नंबर 1 है आधा इकाई, ऑप्शन नंबर 2 है स्मृति भंडारण इकाई, ऑप्शन नंबर 3 है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, ऑप्शन नंबर 4 है प्रदाय इकाई। तो कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई में, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण साइकोलॉजी के प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसमें साइकोलॉजी संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम हल कर रहे हैं। सारे प्रश्न पिछली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।
और क्लास को पूरा देखना है। और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर 2 है नाटक, ऑप्शन नंबर 3 है प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर 4 है क्षेत्र भ्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 24 नंबर सवाल, कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है। काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शाब्दिक अंत्यक्रिया है, ऑप्शन नंबर 2 है अशाब्दिक अंत्यक्रिया है, ऑप्शन नंबर 3 है एक व दोनों है, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? शाब्दिक अंत्यक्रिया है, अशाब्दिक अंत्यक्रिया है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, यानी पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर सवाल, अनुदेशन प्रणाली का उपागम है। काफी अच्छा सवाल है ये भी प्यारे विद्यार्थियों। क्या पूछा गया है? अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक केंद्रित है, ऑप्शन नंबर 2 है बाल केंद्रित है, ऑप्शन नंबर 3 है कक्षा कक्ष केंद्रित है, ऑप्शन नंबर 4 है समस्या केंद्रित है। तो अनुदेशन का प्रणाली उपागम किस पर केंद्रित है प्यारे विद्यार्थियों? समस्या केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 26 नंबर सवाल, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वाद विवाद विधि, ऑप्शन नंबर 2 है कार्यशाला विधि, ऑप्शन नंबर 3 है विचार गोष्ठी विधि, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो समूह विधि द्वारा सीखने का उदाहरण कौन कौन से प्यारे विद्यार्थियों? वाद विवाद विधि द्वारा भी सीखा जा सकता है, कार्यशाला विधि द्वारा भी सीखा जा सकता है, विचार गोष्ठी द्वारा भी सीखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी ये सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 27 नंबर सवाल, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यह संतुलन प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर 2 है यह समस्या का समाधान करता है, ऑप्शन नंबर 3 है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 है समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 यानी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 28 नंबर सवाल, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है। काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों और यह सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्या पूछा गया है? अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक परिवेश है, ऑप्शन नंबर 2 है थकावट है, ऑप्शन नंबर 3 है मानसिक स्तर है, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से कौन सा है? सामाजिक परिवेश है, यानी अधिगम को कौन प्रभावित करता है? सामाजिक परिवेश प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों 29 नंबर सवाल और आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सहनशीलता है, ऑप्शन नंबर 2 है आत्मविश्वास है, ऑप्शन नंबर 3 है संवेगात्मक परिपक्वता है, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों? सहनशीलता भी है, आत्मविश्वास भी है और संवेगात्मक परिपक्वता भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 30 नंबर सवाल और आज की क्लास का अंतिम सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
तो ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर 3 है अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। तो निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 यानी ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के 30 साइकोलॉजी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास और कैसे थी आज की क्लास के प्रश्नों के लेवल? तो प्यारे विद्यार्थियों हम आपके अपने YouTube चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर पर डेली 30 साइकोलॉजी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लास डेली अपलोड करते हैं। तो जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली क्लास आती है, क्लास को जरूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और जो भी साथी रीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी ये। तो आज के लिए ये क्लास 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। तो जो भी साथी नए हैं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।